गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा। रमशा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो PIA के तर्जुमान साहब थे, मुझे तो चूँकि इस वक्त गम की सूरत हाल है, मुझे हैरानी भी हुई, फिर मुझे गुस्सा भी आया कि ये वक्त नहीं है कि आप अपनी PIA की रेपुटेशन को यहाँ पर डिफेंड करते फिरें। और दूसरी बात ये थी कि ये सर्टिफिकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट इनको सिविल एविएशन ने देना था, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट इनको PIA ने नहीं देना था। तो ये साहब इस वक्त उनके दर्द में शरीक होने के बजाय अगर PIA की रेपुटेशन का बाद में ख्याल करें, वो क्या रेपुटेशन है वो हम सबको पता है। ये इस वक्त इनके जो जहाज, जो उनकी मेंटेनेंस के मामलात हैं, वो सबके इल्म में है। इसी PIA को ये प्राइवेटाइज करने पर क्यों तुले हुए थे वो भी सबको पता है। शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ चीज़ें जो टेक्निकल हैं और वो आप जैसा शख्स ही बेहतर जानता है और बेहतर बता सकता है, इस तरह के हादसा जो होते हैं, क्या मुमकिना वजूहात हो सकती हैं कि इस तरह से एक इंजन फेल हो जाए और जहाज उसके बाद क्रैश कर जाए? सर, इस काबिल होता है कि जहाज को शाहिद लतीफ साहब वापस। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आई कैन हियर यू सर, प्लीज। जब एक इंजन फेल हो जाए तो जो ट्विन इंजन जहाज होते हैं उनमें दूसरा इंजन इस काबिल होता है कि जहाज को बाकायदा सस्टेन उसकी फ्लाइट कर सके और यूं आप जहाज को वापस ला सकें। अब ये हुआ ये है कि इसमें एक को पायलट होता है, एक कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है। ये दोनों जिम्मेदारी के जो काम होते हैं, ये दोनों ने मिलके इमरजेंसी हालत में शेयर करने होते हैं। मेरे इल्म में जो इस वक्त बात आई है वो ये है कि जो को पायलट था वो बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट था, उसका बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं था इस जहाज पर और वो अंडर ट्रेनिंग था। इन हालात में कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि जहाज का कंप्लीट कंट्रोल संभाले। अब ये इन्वेस्टिगेशन ये साबित करेगी कि क्या इन दोनों में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ है इस दौरान। ये क्या वजह है कि जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो बाकायदा उसकी ट्रेनिंग की जाती है, इनके जो टेस्ट होते हैं उसमें शामिल होता है कि एक इंजन जहाज का जानबूझ के बंद करके सिंगल इंजन लैंडिंग जिसको हम कहते हैं, सिंगल इंजन पे उस पायलट की महारत का इम्तहान लिया जाए कि क्या वो जहाज को सिंगल इंजन पे फ्लाई करके वापस ला सकता है, जो कि जहाज की कैपेबिलिटी है। जहाज तो ऑटो पायलट पे है और सिंगल इंजन के साथ बहफाजत इस तरह के जो जहाज हैं वो मंजिल पर लाए जा सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया है कि सिंगल इंजन पे वो जहाज को वापस क्यों नहीं ला सके और जहाज एक हादसे का शिकार हो गया। मुझे ये पायलट एरर लगती है और मिस हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी लगती है। ये वो वजह है जिसके तहत ये हादसा पेश आया है। अब ये लेकिन शायद साहब एक बड़ी अहम बात है यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है कि इंजन फेलियर दौरान परवाज नहीं हुआ, टेक ऑफ से पहले भी इस तरह के मसाइल का सामना था। तो कैसे पॉसिबल है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उसके बावजूद जो है ये जहाज हवा में चला गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अहम नुक्ता होगा। क्लियरेंस के बगैर जहाज एयरबोर्न कैसे हुआ? ये तो एक बहुत बड़ी सीरियस वायलेशन है और क्राइम है कि क्लियरेंस अगर नहीं मिली तो वो तो इसका मतलब जहाज टेक्निकली जमीन पे ठीक नहीं था। क्या इंजन, अव्वल तो ये कि इंजन में खराबी के तहत जहाज कभी क्लियर नहीं किया जाता और इंजन की खराबी के साथ आप जहाज को फ्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा ये मेरे लिए मुश्किल है ये मानना कि नोन प्रॉब्लम था इंजन का और उसको क्लियर कर दिया गया फ्लाइट के लिए। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंजन में कोई पुराना उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद कोई टेक्निकल छोटे मोटे मसाइल हों, तो क्या उसके तहत इस इंजन को या उस जहाज को इसी इंजन के साथ फ्लाई कराया जा रहा था? ये एक चीज है। आपको याद होगा कि एक फोकर का एक्सीडेंट हुआ था मुल्तान में, जिसके बाद फोकर जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया और फिर हमने ATRs खरीदे। उस फोकर जहाज का मसला ये था, इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि उसके इंजन में प्रॉब्लम था और उसके इंजन में उसका जो ऑयल है उसमें मेटल पार्टिकल्स बारहा वो नजर आ रहे थे। तो बजाय उसको इंजन को रिकवर करने के, यानी कोई चीज अंदर रब कर रही है मेटल पार्ट, जिससे वो मेटल पार्टिकल्स ऑयल एनालिसिस में नजर आ रहे थे और बार बार हर फ्लाइट में ये एंट्री जो है वो की जा रही थी, मगर बजाय एक्चुअल चीज को रेक्टिफाई करने के ऑयल बदल दिया जाता था और इंजन एक नॉन माल फंक्शन के साथ उस जहाज पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके तहत फाइनल डे ये एक्सीडेंट हुआ। ये इंजन फेल हुआ टेक ऑफ के बाद,
मगर वो जहाज ओवरलोडेड था। वो सिंगल इंजन जो है, शाह साहब एक बड़ी अहम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस मौके पे कि जब ऐसा एरर और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सामने आ जाएगा कि पायलट के एंड पे एरर था या पीछे से मामला खराब थे, तो ये जिम्मेदारी कहां कहां तक जाएगी? ये क्या सिर्फ एयरलाइन तक रहेगी, सिविल एविएशन तक रहेगी, कहां कहां तक जिम्मेदारी बढ़ेगी? नहीं जी, ज्यादातर जो मसाइल हैं वो तो एयरलाइन से रिलेटेड है। फिर जो सिविल एविएशन है वो वक्तन फवक्तन ये सारे मामलात पर नजर रखती है। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो फ्लाइट सेफ्टी और एयरवर्दीनेस है जहाजों की, उसके ऊपर उनके इंस्पेक्टर्स हैं जो गाहे बगाहे इन चीजों को चेक करते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीआईए की है कि एक जहाज जिसके ऊपर अगर इस तरह की कोई फॉल्ट रिपोर्ट की जा रही है तो मेंटेनेंस में उसकी रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं की गई। और एडिशनल जिम्मेदारी सिविल एविएशन की है कि उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फिर क्या काम कर रहे हैं। उनका काम है कि इन सारी जो एयरलाइंस मुख्तलिफ हैं, सिविल एविएशन तो सबको देखती है ना, फ्लाइट वर्दीनेस और फ्लाइट सेफ्टी, तो उनके नॉलेज में भी अगर इस तरह की वायलेशंस हो रही हैं तो क्यों उनके नॉलेज में नहीं थी और उन्होंने इन सारी चीजों को अलाउ कैसे किया। तो ये इन्वेस्टिगेशन में जिम्मेदारी का फिर तयन किया जाता है कि क्या ये अदारा है पीआईए जिसकी लापरवाही से ये काम हो रहे हैं, या कि सिविल एविएशन भी उसमें इन्वॉल्व है जिनके दायरा कार में ये सारी चीजें थी और उन्होंने भी इसमें गफलत का दायरा। शाह साहब, ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत अहम है और ये पहले भी कहा जाता रहा। जो पहले जो क्रैशेस हुए हैं, भोजा का हो, एयर ब्लू का हो, उन क्रैशेस में भी जो ब्लैक बॉक्स मिला, उसके बावजूद भी जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और जो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी, अफसोस के उस तरह की रिपोर्ट इतनी खुली सामने नहीं आई। सर मैं आपके पास थोड़ी देर में वापस आता हूं। हमें ना इस वक्त ज्वाइन किया है कैसर जुल्फिकार साहब ने। आप एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज एसोसिएशन के मेंबर हैं और आपके भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, आपके भाई जो हैं वो ये भोजा में या एयर ब्लू के हादसे में आपके भाई जो है वो शहीद हुए थे। मुझे बताया ये गया कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला था या उस इन्वेस्टिगेशन से आपको लवाहिकीन को जो आगाह रखने का सिलसिला था उसमें बड़े मसाइल थे, आपको काफी मसाइल का सामना करना पड़ा। अब ये जो हुआ है, इनके दुख में इनके गम में हम शरीक हैं, लेकिन कुछ अपना तजुर्बा बताएं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने एयर ब्लू के हादसे की जिक्र किया, आज फिर यूँ लग रहा है कि जैसे दोबारा हम पर जो है वही क़यामत जो है वो टूटी है जी। इन्वेस्टिगेशन का 2010 से पहले, जब ये एयर ब्लू का हादसा हुआ, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान में कोई कल्चर था ही नहीं। यानी कि आप इन्वेस्टिगेशंस ना किसी ने डिमांड की, ना किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशंस का कोई कल्चर था ही नहीं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमने जो एयर ब्लू क्रैश इफेक्टीज के जो थे लवाहिकीन, जो फैमिलीज थी, हमने अपना एक ग्रुप बनाया और हमने एक कलेक्टिव एफर्ट की कि हमें सबसे पहले हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि ये हादसा रूनुमा कैसे हुआ, ये कैसे ये जो है ये प्रॉब्लम हुआ। उसके लिए फिर सिविल एविएशन से हमने मांगी इन्वेस्टिगेशन। सिविल एविएशन के पास जो है वो अगेन वही बात कि कोई जवाब नहीं था हमारे पास, उनके पास। कोर्ट जाना पड़ा हमें। कोर्ट में हम तकरीबन 2 साल तक वहाँ पर हम कोर्ट में जो है वो हियरिंग होती रही इसकी, रिट पिटीशन की। उसके नतीजे में पहली मरतबा ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली। उसके ऊपर भी हमारे एतराज़ात थे कि जो यहाँ पे इस जगह पे रुकिएगा। देखिए, रिपोर्ट मिलने के बाद क्या वो उस पर बात करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं यहाँ पे नाज़रीन कि रिपोर्ट लेने के लिए इतनी तगदो करना पड़ी है। भाई आपका काम है, अगर एयर क्रैश हुआ है तो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आपका काम था, उस रिपोर्ट को पब्लिक करना आपका काम था। और मैं हैरान हूं ये बात सुन के, क्योंकि उन दिनों भी हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन चूंकि याददाश्त नहीं रहती कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये तो फैक्ट्स है, ये तो सारी जिंदगी इस गम को नहीं भुला सकते। और जो आज जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है वो भी उनकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई, दुनिया ही उजड़ गई है। अब गो के उनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम उनका गम महसूस नहीं कर सकते। जिस पर बीती है वही कर सकता है, जुनैद जमशेद साहब हो, उनकी फैमिली हो, या फिर जो बाकी दीगर पैसेंजर से उनकी फैमिली हो। कोर्ट आपको जाना पड़ा, मुझे जरा ये समझाएं कि क्यों, क्या ये कहते क्या थे सिविल एविएशन वाले आपसे? जी देखें, जो हमारे साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि अब ये हादसा हो गया, सिविल एविएशन वाले लोग आएंगे, इनसे कंडोल करेंगे और इन्हें कहेंगे जी ठीक है हम आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये उन्हें कहेंगे जी हमें आप दे दें, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है हम आपको दे देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। कंपनसेशन ऑफर की उन्होंने? कंपनसेशन के लिए वी आर स्टिल इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
आप अभी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, उसकी कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए? 6 साल से 6 साल हो गए इस हादसे को, और उस हादसे के जिम्मेदारों का भी तयन उस तरह से नहीं हो सका और इन्हें कंपनसेशन चाहिए थी। मैं इस तरह की गुफ्तगू करने का यकीनी तौर पर नाज़रीन मकसद नहीं है कि जो पहले से गमज़दा लोग हैं उनको और गमज़दा किया जाए, लेकिन अरबाब इख्तियार को जगाना मकसद है कि जो इनके साथ हुआ है, ये जो अब जो लवाहिकीन है, उनकी जिंदगी में इससे बड़ा कोई और गम नहीं हो सकता जो उन्होंने आज का दिन देख लिया है। तो लिहाजा ये अपील होगी हमारी इस प्लेटफॉर्म से, इनके तजर्बे को देखते हुए कि खुदारा कुछ इंसानियत का मुजाहरा कीजिएगा। तमाम अरबाब इख्तियार जो अथॉरिटीज है जिनके जिम्मे ये इन्वेस्टिगेशन और बाद में कंपनसेशन होगी, कि इनको इनकी तरह ज़िलो ख्वार मत कीजिएगा। 6 साल से आप कंपनसेशन के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा जी, हम जरा एक दफा लॉ स्टूडियो जाने का कहा जा रहा है, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे जी। लॉ स्टूडियो चलते हैं, ओवर टू रमशा। जी हाँ अली हैदर, जिस तरह से आप लोग बात करें कि कई दफ़ा ऐसे हादसा पेश आते रहे हैं। अगर मैं माजी में देखूं तो 2006 में फोकर तैयारा गिरा जिसमें 41 अफराद जाँ बहक हो गए। उसके बाद 2010 में एयर ब्लू का क्रैश हुआ जो कि फ़्लाइट नंबर 202 था, जिसके अंदर 146 अफराद जाँ बहक हो गए। इसके बाद बोजा एयरलाइन का भी हादसा हुआ और 2012 में यह हादसा हुआ। हमारे साथ मौजूद है शाहिद लतीफ़ साहब, उनसे बात करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शाहिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं जिक्र भी कर अली हैदर भी बात कर रहे थे कि कई हादसा हो चुके हैं, कमेटियां बनती हैं, लेकिन उनके इस तरह से असरात या बेहतरी की अगर मैं बात करूं तो वो हमें नजर नहीं आती। तो हम आज भी वहीं स्टैंड कर रहे हैं जहां 2006 के बाद या उससे पहले स्टैंड कर रहे थे। जी, आपकी ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बजा है कि जो इंक्वायरीज होती हैं उन इंक्वायरीज को सबके सामने आना चाहिए और उन इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जिस इदारे की ज़िम्मेदारी है उसको बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी देते हुए जो इसमें मुर्द इल्ज़ाम मामलात हैं उनके तहत बाकायदा उनकी पूछगिछ होनी चाहिए ताकि आइंदा आप उससे बचें और आइंदा इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जा सके। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये इंक्वायरीज़ और ये जो इस तरह की चीज़ें कमेटीज़ बैठा दी जाती हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अगर मुकम्मल कर भी लें तो उनको आम लोगों तक पहुँचाया नहीं जाता, उसका नतीजा सामने नहीं आता, वो शफाफियत उसमें नहीं होती। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आइंदा जो सिस्टम है उसमें बेहतरी कैसे आएगी जब आप लोगों को उनका एहतसाब नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे कथा कलामी करना चाहूंगा सर, इस वक्त मेरे साथ कैसर जुल्फिकार साहब बैठे हैं तो कभी नहीं हो जो अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, एंड आई होप कि शायद आपने उनकी वो गुफ्तगू सुनी हो। ये उन इफेक्टिव्स में से है सर कि जिनके भाई, इनके सगे भाई एयर ब्लू क्रैश में शहीद हुए थे, जान बहक हुए थे। इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले ये बताई है बात, मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपके लिए सिर्फ कि सर 2 साल लगे इनको कोर्ट में धक्के खा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाने में एक, और पिछले 6 साल से ये कंपनसेशन जो इनसे वादा किया गया था, अब न जाने एयरलाइन ने वादा किया था कि गवर्नमेंट ने वादा किया था, उस कंपनसेशन के लिए पिछले 6 साल से ये लोग कोर्ट में हैं। एक तो अपनों के बिछड़ जाने का गम, ऊपर से ये तज़हीक, ये ह्यूमिलेशन। सर ये जिम्मेदारी तो फिर मेरे ख्याल है बहुत ऊपर तक जाती है, सिर्फ एविएशन तक या फिर एयरलाइन तक नहीं रहती। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो बहुत ऊपर तक जाती है। और हमारी जो कोर्ट्स हैं ये किस लिए हैं? क्या कोर्ट से फिर इंसाफ लोगों को मिलता है? जी, पहली बात तो ये कि इदारों की जिम्मेदारी है, मगर जो इदारों का रवैया है वो बजाय इसके कि जिसने गलती की है उसको मुर्द इल्जाम ठहराएं, वो तो अपनी गलती छुपाने में लग जाते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाई जाए। और जो असल तस्वीर है वो हमारे सामने नहीं आती। पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, आप कमीशंस बनाते हैं, आप कमेटीज़ बनाते हैं और उनका अंजाम क्या होता है वो भी हम सबके सामने है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है ये एक अलमिया है कि जहां इस तरह का कोई हादसा हो जाए या जहां कोई इस तरह का मसला आ जाए और उसकी तहकीक जो है तफ्तीश करना होती है, वो इसलिए की जाती है कि उसके जो भी सामने कंक्लूजन्स आए उसकी बेस पर आइंदा के लिए एक पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि दोबारा आप उस गलती जो है वो उसको रिपीट ना करें। मगर जब ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर ये जो आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है उन लोगों के साथ
कि जिनके प्यारे जो हैं वो इस तरह हादसों ये मैं तो कहूंगा कि इसको लफ्ज़ गलती कहना भी शायद बहुत बड़ी गलती होगी। इट्स अ क्राइम, ये गुनाह है, ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा बहुत सख्त होनी चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से सैकड़ों जाने चली जाए तो फिर वो गलती नहीं है। मैं कैसे साहब से थोड़ा चाहूंगा थोड़ी और डिटेल ले लूं सर, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करता हूं कि इनके साथ क्या हुआ और अब जो बेचारे लवाहिकीन हैं उनके साथ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है जिसको अवॉइड करना चाहिए हमें। कैसे साहब 6 साल से कंपनसेशन के लिए हैं, 2 साल आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाने में धक्के खाने पड़े। जो रिपोर्ट आई है क्या उसमें कुछ आपके मिली आपको रिपोर्ट, क्या वो भी मुश्किल से मिली? रिपोर्ट मिली, बहुत मुश्किल से मिली। हमारी उसके ऊपर रिजर्वेशंस थे और रिजर्वेशंस आज भी हैं। वो ये हैं कि हमारा जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो इदारा है जो कि एयर क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन करता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इदारा SIB जिसे हम कहते हैं वो सिविल एविएशन के मातहत है। एंड ये जितनी एयरलाइंस हैं सिविल एविएशन ये सारे मतलब है कि आपस में मिले हुए हैं। SIB इंडिपेंडेंट नहीं है, सिविल एविएशन के अंडर है, तो वो किस तरीके से सिविल एविएशन या एयरलाइंस के खिलाफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? इसी नुक्ते पे शाहिद लतीफ साहब, इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है जैसा कि अभी कैसा साहब जिक्र कर रहे थे। थिंग्स वुड हैव बीन मच इजियर अगर आपने नेक नियति से इन्वेस्टिगेशंस करवाई होती, ऐसी अथॉरिटी जो है उसका कयाम किया होता। मुख्तलिफ मुल्कों में एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस पर टीम्स मुरतब की जाती हैं, ऐसे हुकूमती इदारे हैं। हमारे यहाँ तो ये भोजा और एयर ब्लू के हादसे से पहले कोई इदारा ही नहीं था ऐसा। देखें, ये जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी उसी की है कि पूरी शफाफियत के साथ ये कॉम्पिटेंट लोग होते हैं इस बोर्ड में जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के। उन्होंने बाकायदा कोर्सेज किए होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो तह तक पहुंच पाते हैं तकरीबन तमाम एक्सीडेंट्स में। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का एक अपना अदारा है, सेफ्टी ब्रांच है वो, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं और जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है वो सब एक्टिवेट होते हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है साल के बाद उसका बाकायदा सबके सामने जो एक्सीडेंट रिजल्ट्स हैं वो पेश किए जाते हैं और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी सामने लाई जाती हैं और फिर देखा जाता है कि कौन इन्वॉल्व थे, उनकी जिम्मेदारी का तयन किया जाता है और आइंदा के लिए वो करेक्टिव मेजर्स जो हैं उनसे जो है वो गाइडेंस ली जाती है ताकि आइंदा वो काम ना हो और यूं फिर आप अपना सेफ्टी रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर करते हैं। और अगर ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करके बस बंद फाइलें रख ले और जो कुछ उसके इल्म में आया है वो इस वजह से ना दिखाए कि जी लोगों की उंगलियां उठेंगी, उन पर नाम उनका खराब ना हो जाए, तो फिर आप इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? फिर तो इस तरह एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। और खासकर ये जो सिविल एविएशन वाला मामला है जो जिसके अंदर लोग बेचारे जो निहत्थे लोग हैं वो वहां बैठ जाते हैं जहाज़ों में, उनको तो कोई इल्म नहीं होता सेफ्टी के बारे में, जहाज की टेक्निकल जो स्टेटस है उसके बारे में। उन सारी जानें जो हैं वो आपका एक क्रू है जो लेकर उनको चल पड़ता है और अगर वो क्रू इस काबिल नहीं है, जहाज इस काबिल नहीं है, तो फिर तो आप बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर तो आप जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। इसीलिए जो खासकर सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ऊंचे रखे जाते हैं क्योंकि उसमें आम लोगों की जानों का ताल्लुक होता है और दुनिया भर में इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें जीरो एरर तकरीबन उसको एक्सेप्ट किया जाता है। शाह साहब मुझे ब्रेक यहाँ पर लेनी है इसी नुक्ते पे कि क्या पाकिस्तान में सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स हैं जो मयार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? ऐसा नहीं है कि बाहर जहाज क्रैश नहीं होते, लेकिन आज हमारा ये कहना है कि जनाब अगर जहाज क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो एरर्स, वो गलतियां, वो जुराइम जिसकी वजह से ये हादसा हुआ वो दोबारा रुनमा ना हो, उनके दोबारा लोग मुर्तकब ना हो। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा नहीं होता। ब्रेक पे जाने से पहले एक दफा फिर इंतहाई अफसोस के साथ, शिद्दत गम के साथ हमारे दिल 24 न्यूज के दिल लवाहिकीन के साथ हैं। जुनैद जमशेद साहब जो इस मुल्क और कौम का असासा थे वो और उनकी फैमिली के साथ हैं। वक्फे के बाद दोबारा बात करते हैं। हालत समझ सकता हूँ क्योंकि आपने जुनैद भाई के साथ वक्त भी गुजारा है, काम भी किया है और आपका नहीं बड़े अरसे का आपका ताल्लुक था। आज हम में वो नहीं है और हम उनको याद भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं चाहूँगा आपके मुझसे कुछ सुनना चाहूँगा जुनैद भाई के बारे में।
लाइन ड्रॉप हो गई है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उमर शरीफ साहब से हमारी बात हो। एक मुल्क का असासा, एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो आज हमारे बीच नहीं है। शाह लतीफ़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ और कुछ चीज़ें मेरी रहनुमाई के लिए, आवाम की रहनुमाई के लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह उस ओहदे पे रह चुके हैं कि आप ये तमाम प्रोसेस से गुजर के जा चुके हैं। आप एयरक्राफ्ट को भी जानते हैं, आप पूरी मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हैं कि तमाम चीज़ें चलती किस तरह से हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये हमारे जो पाकिस्तान एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट हैं, खासतौर पर ATRs हैं, कितने इफेक्टिव हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग के लिए? क्योंकि इस्लामाबाद से चित्राल जा रही थी फ्लाइट, मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा ये रास्ता है। वैसे ये ATRs अब क्या इस्तेमाल होते हैं दीगर ममालिक में आम ज्यादा जो मामूल के तौर पर? देखें, ये जहाज जो है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंच मेड है और शॉर्ट हॉल्स के लिए जहां फासले कम हों वहाँ ये बड़ा इफ़ेक्टिव जहाज़ है। इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाज़ जो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं वो बनाने के बाद उनकी हर तरह से क्वालिफ़िकेशन होती है, असेसमेंट होती है और तब उन जहाज़ों को डिक्लेयर किया जाता है, तब वो दुनिया में बिकते हैं। तो जहाज़ का मसला नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि देखें, एक्सीडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक एक्सीडेंट वो होता है जिसको हम अवॉइडेबल कहते हैं, एक एक्सीडेंट वो होता है जिसको हम अनअवॉइडेबल कहते हैं। जो अवॉइडेबल एक्सीडेंट है वो है जिसे हम अपनी स्किल्स के साथ, अपनी महारत के साथ, अगर इमरजेंसी कोई हुई है उस पर काबू पाते हुए हम उसको हादसे से दो चार होने से महफूज कर सकते थे, वो अवॉइडेबल है। ये कैटेगराइजेशन होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ रोकना है और रिक्वेस्ट में सिर्फ आपसे ये करूंगा कि इस तरह के हादसे को क्या अवॉइड किया जा सकता था आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में? मुझे सिर्फ एक लम्हा दीजिएगा। उमर शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं चाह रहा हूं उनकी लाइन ड्रॉप होने से पहले उनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। उमर साहब शुक्रिया। जुनैद भाई के साथ आपका एक ताल्लुक रहा है, बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, आपके मुंह से कुछ उनके बारे में सुनना चाहेंगे। अब तो चूंकि सिर्फ उनकी यादें हैं, वो तो हमारे बीच है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब को भी मेरा सलाम बहुत बहुत। जी, जितने लोग सुन रहे हैं सबको सलाम और सबसे ये गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। वाक़यात सुनाने और सुनने के लिए टाइम है। इस वक्त दुरूद शरीफ, ठीक है, कुरान करीम जितना पढ़ के उसके साथ भेज सकते हैं भेजें। यही एक उस आदमी की ख्वाहिश भी होगी, क्योंकि जितना उसने दीन के लिए वक्त निकाला है, अल्लाह का जिक्र किया है, उनके अंबिया का किया है, वली अल्लाह का किया है, मैं समझता हूँ अल्लाह उसे इसका अजर देगा। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह हमें ये, क्योंकि ये एक नागहानी मुसीबत हुई है, इसमें आप जी अल्लाह उसे इसी तरह अपने पास बुलाना चाहते थे। मैं समझता हूँ हमें इसके ऊपर, और दूसरी ये मौत का एक दिन है, वो है और वो हो। बेशक बेशक। आप इस वक्त वो हमें नहीं है, लेकिन हमसे बहुत आला मुकाम पे है। अल्लाह उसे और दर्जा बेशक दे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस बात पे यकीन करें कि जिसने जाना है उसने जाना है और जिसने नहीं जाना उसने नहीं जाना। जुनैद अच्छा दोस्त भाई था, पहला फंक्शन में उसने मेरे साथ किया था कराची में, होटल हॉलिडे जब इसका नाम था एलियट का, उस वक्त किया था। तब से वो मेरा दोस्त था, भाई था। आज वो नहीं है, तो अब मुझ पे फर्ज हो रही, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जब नमाज पढ़ूँ मैं 100 मरतबा, 10 दफा, 5 दफा, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूं, उसे बख्शूं। यही बेशक हम सब पे फर्ज है उमर भाई, हम सब पे फर्ज। बेशक बेशक हम सब पे फर्ज है। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके जज्बात जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम तक भी पहुंचे हैं, और ख़ास तौर पर जुनैद जमशेद साहब की फैमिलीज और जो दीगर पैसेंजर्स जो सवार थे इस बदकिस्मत एयरक्राफ्ट में, उन तक। अच्छा शाह लतीफ़ साहब, सर जो गुफ्तगू हो रही थी, इस तरह का हादसा ये जो आज पेश आया है, ये हादसे अगर अवॉइडेबल है तो किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में अवॉइडेबल हुआ करते हैं? क्या किया जाना चाहिए इस सूरत में पायलट को?
देखिए, अवॉइडेबल वही होगा ना जो लफ्ज बताते खुद कह रहा है कि अगर इमरजेंसी हुई है और उस इमरजेंसी को हम पायलट अपनी महारत की बिना पर हैंडल करे और जो इमरजेंसी जहाज में हुई है उसको हैंडल करते हुए जहाज जो है उसको बहफाजत जमीन पर लाया जा सके, ये है वो अवॉइडेबल एक्सीडेंट। जैसे इस केस में मैंने कहा कि सिंगल इंजन पे ये जहाज फ्लाइबल है, ये आम हालात में बज़ाहिर जो है इस जहाज को फ्लाई करते हुए सिंगल इंजन पर इसे वापस लाना चाहिए था, ये पायलट ला सकते थे। खासकर जो कैप्टन है वो तजर्बाकार हुआ करता है और इस तरह की इमरजेंसी को डील करना वो अपनी महारत से डील कर सकता है। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये मेरे नजदीक एक अवॉइडेबल एक्सीडेंट था। अनअवॉइडेबल वो होता है कि खुदा न खास्ता जहाज में आग लग जाए हवा में, आप ऐसे जहाज को फ्लाई नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। उसको कैसे आप जमीन पर लाएंगे? फ्लाइंग के बाद वो जहाज जो है वो हवा में ही कई मरतबा जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और जो फायर है वो उसके सिस्टम्स को जला देती है, जहाज फ्लाइबल नहीं रहता, वो अनअवॉइडेबल है। हवा में किसी ऐसी चीज का होना जिसे आप अपनी स्किल के जरिए, महारत के जरिए कंट्रोल ना कर सकें, वो अनअवॉइडेबल है। मगर जहाज एक इंजन के शायद साहब हमें ये बताया गया कि ये जो ATR से ये कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, अवॉइडेबल है, तकरीबन 9 साल पुराने थे। इसमें कुछ चीजें जो गुफ्तगू मेरी हुई कुछ एक्सपर्ट से, कुछ मैंने पढ़ा, तो यहां तक लिखा हुआ था कि और ये परसों वाकया भी गालिबन एमिरेट्स के साथ पेश आया, उन्होंने समंदर में लैंड किया है कि अगर दो इंजनों वाला जहाज है और दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जहाज 15 से 20 मिनट ग्लाइड कर सकता है। एक बात, दूसरी ये बात भी है कि इंजन की जो केसिंग होती है वो फायर प्रूफ होती है, अगर इंजन में आग लग भी जाए वो आग दीगर हिस्सों में फैलती नहीं। इतनी अपग्रेडेशन हो चुकी है, वो अपग्रेडेशन क्या हम तक नहीं पहुंची? नहीं, वो जरूरी नहीं है ना कि वो फायर जो है वो किसी ऐसे हिस्से में हुई जो इंसुलेटेड है, लिहाजा वो बाकी जहाज को या बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं करेगी। ये डिपेंड करता है कि जहाज के किस हिस्से में फायर हुई है। ये एक ऐसी चीज है जो कि केस टू केस बेसिस पर डिफर कर सकती है। जहां जहाज की ग्लाइडिंग का ताल्लुक है वो बिल्कुल है, जहाज ग्लाइड भी कर सकता है। अनप्रिपेयर्ड सरफेस यानी रनवे के अलावा जैसे पानी के ऊपर अगर आप उसको ला के लैंड करते हैं उसमें भी बचत के इम्कानात हो जाते हैं, बशर्ते कि अगर आप हार्ड सरफेस पे किसी पे करने की कोशिश करेंगे तो वो रगड़ के साथ जहाज जो है लैंडिंग पे, क्योंकि बड़ी हाई स्पीड के साथ वो आके जमीन के साथ रगड़ जाएगा और प्रिपेयर्ड सरफेस नहीं है, उसमें जहाज जो है वो डिस्ट्रॉय होने के भी चांस होते हैं। तो ये हर केस टू केस बेस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। मगर इस केस में मैं ये समझता हूं कि जहाज सिंगल इंजन के साथ उसको बहफाजत वापस आना चाहिए था। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये डिटरमिन करेगी कि कैसे हो गया कि अगर जहाज का सिर्फ एक इंजन फेल हुआ था, जो कि पायलट की कॉल आई थी, पायलट की जो कॉल थी वो मेडे कॉल उसको हम कहते हैं, वो डिस्ट्रेस कॉल उसको हम कहते हैं, जिसके अंदर पायलट जहाज के साथ जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है वो बताता है और साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। तो वो एक कॉल है जो पायलट की रिकॉर्डेड है इस केस में, जहां तक मेरी इतलात है। और अगर ये सिंगल इंजन फेलियर था और पायलट जो था वो दूसरे इंजन के साथ जो कि काम कर रहा था उसको वापस क्यों नहीं ला पाया, ये अब इन्वेस्टिगेशन डिटरमिन करेगी। मेरे मुताबिक ये एक अवॉइडेबल एक्सीडेंट था। ठीक है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर कि एक बात इसका भी तायुन होना चाहिए कि जहां पर जहाज गिरा है, एक बात तो यह कि जहाज जो है जब यह हादसा होता है तो अपनी मंजिल के बहुत करीब था, यह भी कहा जा रहा है, और एक इंजन के साथ बड़े आराम से पहुंच सकता था। दूसरा यह कि जहां पर जहाज गिरा है क्या यह इसके रूट का हिस्सा है या जहाज रूट से डेविएट कर गया? जैसे हमने एयर ब्लू में देखा था कि बाद में पता चला कि जहाज ने अपने रूट से डेविएट किया हुआ था, उस पर काफी शुकों को शुबात आए। तो यह भी बड़ा जरूरी होगा कि जहाज के अपने रूट पर था जहां पर गिरा। देखें, ये चीज़ जो है इस वक्त ज़्यादा इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि रूट आप उस वक्त चेंज करते हैं जब वो कोई मौसम का मामला हो, तो फिर आप मौसम कोई ऐसे असरात सामने नज़र आ रहे हों जो कि मौसम का जहाज़ पर असर अंदाज होने का कोई
ऐसा मामला नजर आए तो फिर रूट से डिविएशन, और वो डिविएशन को इतनी बड़ी बात नहीं है, जहाज के अंदर नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, और अगर आप सारे वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करते हुए, अब ये जो एयर ब्लू वाला था वो डिविएशन इसलिए उसने इफेक्ट किया कि वो डिसेंट में और हिल्स के ऊपर से उसने टर्न किया, अपने रूट से थोड़ी डिविएशन की, और वो जो हिल्स थी वो शायद कवर्ड थी क्लाउड्स के साथ, तो हिल के टॉप्स नजर ना आए तो फिर तो आप एक सेफ्टी रिस्क ले रहे हैं ना। तो उन मामलात में डेविएशन, वेदर का होना, ये सारी मल्टीपल चीजें हैं जो हादसात का बायस बन जाया करती हैं। इस केस में फिलहाल ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि जहाज को अपने रूट से डेविएट करना पड़ा, और सिंगल इंजन जो है वो एक रूट से डेविएशन नहीं मांगता, वो तो अपने रूट पे चलते हुए फ्लाई करके उसको मंजिल की तरफ आना चाहिए था। अब ये सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन। सर वक्त खत्म हो गया है और आपसे जो गुफ्तगू हुई यकीनी तौर पर उससे कई सवालात के जवाबात मिले। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, लेकिन शाहिद लतीफ साहब का यह कहना है कि यह हादसा अवॉइड किया जा सकता था। एक बात, दूसरी बात यह कि सिंगल इंजन फेलियर, यानी एक इंजन के खराब हो जाने के बावजूद भी जहाज में वो कैपेसिटी वो सख्त होती है कि न सिर्फ वो अपनी परवाज को बरकरार रखे बल्कि बाहिफाजत अपनी मंजिल पर जाकर लैंड भी कर सके। लिहाजा फिलहाल इंजन का फेल होना इस हादसे का सबब नजर नहीं आता, यह कहना था एक एक्सपर्ट का, लेकिन फिर भी हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार रहेगा। फिलहाल तक दीजिए इजाजत, अब आप बुलेटिन समाप्त फरमाइए। अल्लाह ने के बाद।